न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन अब हुकूमत जमात बज़ाहिर गुफ्तगू की मेज़ सजाने में पसोपेश से काम ले रही है। पीटीआई के ज़राए का एक तरफ मानना है कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर करके उनकी जमात अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हटी है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो दावा भी कर रहे हैं कि जी दरहकीकत इनके मुज़ाकरात जब भी होंगे वो बिलवास्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, क्योंकि हुकूमत में कुछ फ़ाल और मजबूत चेहरे नून लीग के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कोटे पर हैं। अपनी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा का कहना था कि जी उनकी जमात बुनियादी तौर पर फौजी क़यादत से ही बात करने की मुतमन्नी थी और है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के इसरार है कि जी बात हुकूमत से हो। लिहाजा ये जानते हुए भी कि जी शहबाज हुकूमत जो है बेख्तियार है, बकौल उन साहब के कि हमारी क़यादत उनसे बात करने के लिए रजामंद हो गई है, क्योंकि फैसला जो आखिर में इस्टेब्लिशमेंट ही ने करना है, ना कि इस बेख्तियार हुकूमत ने। तो जनाब ये मौक़िफ़ तो है पीटीआई का, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो पीटीआई के बयानिए को चैलेंज कर रहे हैं। उनका इसरार है कि जी मुज़ाकरात होंगे तो गैर मशरूत होंगे। इसी पस मंज़र में पीटीआई रहनुमा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात के मामले में अगले 1-2 रोज़ में संजीदगी ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी और भरपूर अंदाज में चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई और हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर टीवी टॉक शो के ऊपर। लेकिन जब हमने खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई और अब जो है मुज़ाकरात से भाग रही है, तो इससे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जहाँ तहरीक इंसाफ मुश्किल में, वहीं हुकूमत भी जो है दबाव का शिकार है। इसके वज़रा मुज़ाकरात का माहौल बनाते नहीं बल्कि बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। और इस चपकलिश की वजह से पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सवाल ये कि जी पाकिस्तान की सियासत इस बंद गली से निकलेगी तो कैसे? क्या कोई ऐसी गैर मुतनाज़ा क़ुव्वत है जो उनके दरमियान जो है सालिस का किरदार अदा कर सके? क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई काबिल कबूल समझौता करवा सकती है? लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जी पीटीआई से झगड़े में इस्टेब्लिशमेंट जो है खुद भी एक फरीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी निगाहें जो है वो फौजी क़यादत ही की तरफ लगी हुई है कि वो पाकिस्तान की सियासत में इत्तेदाल की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन इसके सियासी सतह पर जो है क्या लेन देन होना है, इस पर हम और आप जो है सिर्फ क़यासाराइयाँ कर सकते हैं। लेकिन कौमी हुकूमत के क़याम और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबों के पस मंज़र में क्या हुकूमत जो है अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही है? बहुतों को इस पर शुबा है। यह भी हकीकत है कि जी 1-2 सियासी जमातों को छोड़कर, जिसमें नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान है MQM वो पेश हैं, बाकी तमाम जमातें जो हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, मरकज़ी धारे की जो बलोच कौम परस्त जमातें हैं, सब भी किसी न किसी जो है तरह से नए इंतखाबात की सूरत में उन्हें फ़ायदा ही जो है वो उठाती नज़र आती हैं, बशर्ते कि इंतखाबात के निकात जो है वो साफ़ और शफाफ तरीके से हो। और जाहिर है कि जो नया मैंडेट है वो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम लाने का ज़रिया भी बन सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे होगा, ये एक सवाल है जिसकी राह में सिर्फ नून लीग ही जो है इस वक्त बज़ाहिर जो है हायल जो है नज़र आती है और बाज़ लोगों की अना भी। लेकिन पाकिस्तान का मफाद जो है वो जल्द अज जल्द सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे में है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई क्या अब भी मुज़ाकरात के बारे में पुरुमीद है, और अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो उसका अगला लाहे अमल क्या होगा? सिविल नाफरमानी की तहरीक कितनी काबिल अमल है? वैसे पीटीआई ज़राए का कहना है कि जी इमरान खान से राब्तों में मुश्किलात की वजह से फैसला साजी में जो है मुश्किलात दरपेश हैं, और फिलवक्त जो है बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो है पैगाम रसानी का काबिल एतमाद ज़रिया हैं। लेकिन बकौल एक सीनियर रहनुमा के इसमें मुश्किल ये है कि उन्हें मीडिया से पहले पार्टी की क़यादत से बात करनी चाहिए, और अब इसके लिए जो है एक निज़ाम जो है वज़ा किया जा रहा है, उसकी कोशिशें हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदा मोहतरम अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ आप ही की जमात के जो कई रहनुमा हमारे प्रोग्राम में भी शरीक हुए वो हुकूमत वक्त को कहते हैं जी बेख्तियार है, ठीक है, और उन पर आप जो है इस बात का भी इल्ज़ाम लगाते कि इंतखाबात चोरी किया, लेकिन उनसे मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए, और जो आपका पुराना मौक़िफ़ था उससे भी हम देख रहे हैं कि पीछे हटे। क्या वजह हुई, ज़रा समझाइए ये मामला। देखिए जी, इसका मैं जो एक मेरी नज़र में इसका बड़ा सिंपल आंसर है। बहुत देर से हम पे तनकीद हो रही थी कि आप मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खोलते, आप गुफ्तगू नहीं करते, आप बातचीत नहीं करते। तो
हमने उसके बाद ये खान साहब ने भी और हमने सबने मुशावरत से यही सोचा कि ठीक है, हम एक कमेटी बना देंगे। अगर गुफ्तगू की बात है, हम तैयार हैं गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी जो कंडीशंस हैं गुफ्तगू करने की वो पूरी की जाएं, जो बड़ी रीजनेबल मेरा ख्याल है कंडीशंस हमने इम्पोज की थी। एक हमने सिंपल की थी कि आप ये जो 24, 25, 26 को हुआ है उसके ऊपर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की कमेटी बना दें जो सच बताए कि क्या हुआ, ताकि जो भी इल्ज़ाम जिसके खिलाफ साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी ये कि जो वर्कर्स हमारे आपने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं जेलों में कि उन्होंने जांच किया और उनके खिलाफ कोई केसेस वैसे हैं नहीं, तो आप उनको छोड़ दें, तो ये बड़ी एक रीजनेबल बात थी। और हमने कहा था कि अगर आप उसके बाद कोई किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। उसकी जिस तरह ये तनकीद हो रही थी वो खत्म हो जाएगी हमारे ऊपर कि हम गुफ्तगू नहीं करते, तो ये मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव मूव थी जी। अच्छा, ये वजाहत कर दें, वो मजीद आगे जाने से पहले अगर ये वजाहत कर सके कि आप चाह रहे कि मुज़ाकरात से पहले इन दोनों चीज़ों पे अमल हो जाए, मुज़ाकरात की मेज सजने से पहले। जी, और उसकी वजह ये है कि जब भी आपकी बातचीत होती है तो एक बराबरी का एक असूल होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप तशद्दुद भी करते रहें, जुल्म भी करते रहें और फिर भी कहीं मुज़ाकरात होंगे। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एतमाद आपको दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर हो। और जब हुकूमत होती है जिसके पास इख्तियार हो और ताकत हो, तो फिर हुकूमत का एक तारीख में यही हमने देखा है और सीखा है कि उनका फिर एक फ़र्ज़ होता है कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, एक कंडीशंस ऐसी बनाए कि मुज़ाकरात हो सकें। तो अगर हुकूमत की तरफ से मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो ओपनिंग शॉट्स आए हैं उससे तो लग रहा है कि वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। और बकौल आपके बाज़ दोस्तों के रवैया हुकूमत का मनफी है, तो इस पर क्या अब उम्मीद है? और अब आपके पास क्या आप लोग फंस नहीं गए कि अब आपको सिविल नाफरमानी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे उसकी तैयारी हो या ना हो? देखिए, हमें इतना पता है कि अगर ये हमने तो एक तरह से अपनी तनकीद ख़त्म कर दी। अब आप देखें, आप भी तनकीद नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि आप गुफ्तगू नहीं करते। हमने एक ऑप्शन दी थी, अगर हुकूमत नहीं लेना चाहती तो उनकी मर्जी है। हमने दरवाजे खोले हैं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारे साथ निगोशिएट करें। और अगर वो नहीं उस दरवाजे के अंदर आना चाहते और अपनी वो नहीं बातचीत करना चाहते, उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे पास बहुत सीरियस किस्म की इस वक्त स्ट्रैटेजी है, और ना सिर्फ ये सिविल डिसोबीडियंस है, बट इसमें 5-6 स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस आपस में भी कर लिए हैं और उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। और वो मुश्किल में डाल देगी इस हुकूमत को सियासी तौर पे। कानूनी जंग तो हम लड़ ही रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कानूनी तौर पे हम अदालतों से केसेस आहिस्ता आहिस्ता जीत रहे हैं। नीचे से वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, जजमेंट्स ले लेते हैं अपने खिलाफ, लेकिन ऊपर से हाई कोर्ट से, सुपीरियर कोर्ट से, मैं आपसे जो आप इक़दामात उठा रहे हैं मैं उस पर आता हूँ। अगला मेरा सवाल इक़दामात ही के हवाले से होगा, जो आपने 5-6 स्टेप्स की बात की। उससे पहले ये बताइए कि क्या अभी भी कहीं पर कोई एक मुबहम सी उम्मीद मुज़ाकरात हो जाएंगे, हुकूमत एकदम तैयार हो जाएगी, कोई उम्मीद है आपको? कहीं नजर आ रहा है कोई इशारा? देखिए, अगर मैं आप मंतकी उस लिहाज से सोचें और सियासी तौर पे सोचें और एक इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिवली सोचें, तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात से ही हल एक तरह से निकलेगा। यही देखा जाता है कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल बातचीत से होता है। और जब सियासी जमातें बैठ जाएं एक जगह पे, तो फिर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से वो कोई ना कोई हल निकाल लेती हैं। तो कभी ना कभी तो इंशाल्लाह होगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह मैंने कहा कि जब तक ये कंडीशंस नहीं मानती हुकूमत और उनको समझ नहीं आती कि बाकी नेशन के, मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है, तब तक फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी तरह आपने फरमाया कि जी कभी ना कभी होगा, तो उसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में तो होने के आसार नहीं है। तो वो ज़ाहिर है कभी ना कभी तो ज़ाहिर है कि होंगे ही मुज़ाकरात। देखिए, आप भी तालिब इल्म है तारीख के, मैं भी तारीख पढ़ी है। जब तब्दीली आने लगे या का कोई इशू सॉल्व होने लगे, तो फिर एक दिन में भी हो सकता है, इसलिए टाइम पीरियड आप नहीं लगा सकते इसके ऊपर। किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन बैठे हुए नजर नहीं आता। अच्छा, अब जो है दूसरा मंजरनामे पे बात करते हैं कि हुकूमत का बकौल आपके रवैया मनफी है, वो दरवाज़ा आपने खोला वो उसके लिए तैयार नहीं। अब आपने कहा जी हमने इक़दामात सोच लिए वो 5-6 कि हम सिविल नाफरमानी कैसे चलाएंगे, कुछ तो मीडिया पे आ भी गया है।
तो ज़रा कुछ उन स्टेप्स के बारे में बताइएगा हमारे नाजरीन को, क्योंकि अब तो मतलब लेस देन 24 आवर्स 48 आवर्स हैं जी। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस का जो सवाल है वो तो अपनी जगह काफी देर से आपके डिस्कशंस में भी है और बात भी हो रही है उस पर। वो तो ऑब्वियसली जो खान साहब ने जिस तरह कहा है कि उसकी पहली स्टेप तो वो एड्रेस करेंगे रिक्वेस्ट जो उनकी है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट वहां करेंगे और उसकी शुरुआत होगी। लेकिन मैं जिन इकदाम की बात कर रहा हूँ वो उससे भी आगे हैं, सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस नहीं। काफी सारी स्ट्रेटजीज हमने अब डिस्कस कर ली हैं, माइनस फिलहाल प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें हम करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें अल्टीमेटली दोबारा प्रोटेस्ट भी शुरू हो सकती है अगर ये मामले आगे तक ना चले। कुछ आप उस हिकमत अमली पर रोशनी डालना पसंद करेंगे अली ज़फ़र साहब? अभी फिलहाल मेरे कबल अज़ वक्त है, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि मुझे कुछ आपके एक पार्टी के सीनियर साथी से आपके बात हो रही थी, मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी फ़ोन पे, और उन्होंने बताया कि जी हम जो है वो जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, चाहे वो और इस तरह के इदारे हों, PIA हो और दीगर इदारे हो, कि हम उनका जो है बॉयकॉट करेंगे। क्या ये उसमें शामिल है? जी ये भी हो सकता है, लेकिन उसका भी अभी हम वे कर रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, और यकीनी तौर पे एक पॉसिबिलिटी उसकी भी है, क्योंकि अगर आपको दीवार के साथ लगाया जाएगा तो फिर माइनस प्रोटेस्ट, अगर आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे तो फिर आपको ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं। मुझे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई उस दिन। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ी ओपिनियनेटेड कौम है, उनको अगर आप बंद कर देंगे और उनको एहतजाज भी नहीं करने देंगे, उनको बोलने भी नहीं देंगे, उनको बात भी नहीं करने देंगे, उनको फ्रीडम्स नहीं देंगे, आज़ादियाँ नहीं देंगे, तो फिर वो मुख्तलिफ रास्ते निकाल लेती है। और अगर आप स्टडी करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ स्टडी कर लें तो बहुत सारे आपको सामने नज़र आ जाएंगे तरीक़ेकार के आप क्या अपोजिशन में क्या कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में हमने अब भरपूर किस्म का इस वक्त हिस्सा लेना शुरू किया है और हमने वहाँ अपनी आवाज़ उठाना शुरू की है, जिस आवाज़ की वजह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस वक्त देख रही है कि पार्लियामेंट में। मैं सिविल नाफरमानी पे दोबारा आता हूँ क्योंकि बहुत ब्रॉडर टर्म है ये। अच्छा, उसमें पहला आपका नुक्ता है जैसे जो इमरान खान बकौल आपके के ऐलान कर चुके हैं, इस पे फैसला कर चुके हैं रेमिटेंसेस का। अब आपको पता होगा कि भेजते हैं पैसे, वो हुकूमत को तो नहीं भेजते, वो तो अपने घर वालों को भेजते हैं। कोई मेहनत का शय अरब इमारात के अंदर, सऊदी अरब में, वो कुछ थोड़े से पैसे भेजता है कि जी उसके बच्चे पढ़ लें। इसी तरह और जो वो हैं अपने ख़ानदान वालों को भेजते, तो वो क्यों रोकेंगे? और वो फिर कैसे भेजेंगे? मतलब उनका घर कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहे आप लोग? जी देखें, अब इसका बैकफायर ऐसा नहीं है आपको कि भाई मतलब है अगर मुझे अपने बच्चे की फीस देनी है तो मैं भेजूंगा, हर हालत में भेजूंगा पैसे। जी देखें, वो तो जहां तक उसकी क्या कितनी इफेक्टिव हो सकती है, कितनी इफेक्टिव नहीं हो सकती, वो तो वक्त ही बताएगा। आपकी बात जो आपका लॉजिक है या मंतक है जो आप कह रहे हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब आपको देना हो पैसे भेजने और मजबूरी हो तो आप भेजेंगे। लेकिन ये आप 100% किसी चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कह सकते। 100% हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 100% सक्सेसफुल होगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है और अगर वो अनाउंस किया है तो देखेंगे उसका क्या बनता है। इस तरह से मैंने बताया कि ये एक ही स्टेप है। अच्छा, इसके बाद और बहुत सारी स्टेप्स आगे भी आ सकते हैं। मुझे जो एक दिलचस्प बात लगी कि PTI की मकबूलियत है, उसको वोट भी हो गया 8 फरवरी के इंतखाबात में, लेकिन जब आप लोगों के सियासी फैसले होते हैं, मतलब है कि असेंबली से इस्तीफ़ा दे दिया, असेंबली सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, उसी तरह फिर स्टैब्लिशमेंट पे तनकीद, तो बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। और वो इसी तरह धरने की जो आपकी हिकमत अमली है, क्या आप समझते कोई बहुत ग्रैंड सा अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे, कोई चीज़ करेंगे तो एक दिन में जो है 2020 मैच है, फैसला हमारे हक में आ जाएगा? आपके ख्याल में ये अमलियत पसंदी है इसमें, इस तरह की उसमें? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस जो होती है तो बड़ा एक हमगीर मूवमेंट होती है और वो एकदम से नहीं शुरू होती, 100 डिग्री पे जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे मुजाहरे होते हैं, फला चीज़ होती है जो हमने पढ़ा तारीख में थोड़ा बहुत, आपने मुझसे ज़्यादा आपका मुताला है। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम सिविल डिसोबीडियंस होगी और बड़ा कुछ हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और आप उसमें जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस के आप मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं, उस तरह आप उसको चेंज भी करते रहते हैं साथ साथ देखते हुए। तो ये अगर कोई ये क्लेम करता है कि एक दिन में सारी तब्दीली हो जाएगी और ये बहुत कामयाब हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है
वो उसने शायद सियासत नहीं या पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ी। ये एक तरीक़ेकार होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और ये हर मूवमेंट में वक्त लगता है। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं और आप एक ही सफ़े पर हैं, वो एक सफ़े पे होना ख़तरनाक होता है, मान लेते मैं और आप एक सफ़े पे। लेकिन फिर जो 24 नवंबर की आपकी हिकमत अमली थी, उस तनाजुर में देखें तो वो तो यही था ना कि हम आएंगे, एक दिन का मैच होगा, 2 दिन का मैच होगा और हम जीत जाएंगे। तो ये जो आप फरमा रहे हैं, आप पे बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाने के बाकी तरीके जो होती हैं दिनों, हफ्तों, महीनों चलती हैं, सालों चलती है बात औक़ात। जी 24, 25, 26 वाला जो इंसिडेंट हुआ, 24 का जो हमारा इरादा था वो बड़ा वाज़ेह था। लोग एक एहतजाज करने आ रहे थे और ये आप यकीन करें कि इसमें किसी किस्म की वायलेंस का या किसी किस्म का रॉन्ग डूइंग का या गलत हरकत करने का, तोड़ फोड़ का, किसी को मारने का या खुद हमारे ऊपर तशद्दुद होने का किसी को किसी किस्म का ख्याल नहीं था। सिर्फ एक प्रोटेस्ट का एम था, जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में भी देखते हैं कि एक प्रोटेस्ट होती है, खास पॉइंट तक आते हैं, स्पीचेस होती हैं और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह ये हुआ, जिस तरह ये कंटेनर्स लगे, जिस तरह अल्टीमेटली फिर वो फायरिंग हुई और वो सारे आपने देखा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सवाल ये आता है कि आपने हुकूमत में होते हुए किस तरह अपने लोगों पे आपने गोलियां बरसाई, उनको शहीद किया, इंजर किया, ये सवाल ज़्यादा अहम है। और मेरा ख्याल है आपके खिलाफ तवक्को बाउंसर आ गई। एक और बात आपने भी फरमाया कि जी हम पे तनकीद होती थी कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। एक और बयानिया ये है कि पीटीआई जो है बकौल उस बयानिए के कि आप बंद गली में हैं, फैज़ हमीद साहब का जो केस है उस मुकदमे की तलवार आप लोगों पर है और इस्टेब्लिशमेंट ने कहते झंडी हरी दिखा दी है कि जी वो आप लोगों से बरह रास्त बात नहीं करेगी, तो इसलिए बहालत मजबूरी अब आप कह रहे हैं कि जी चलें हुकूमत से बात करके देख लेते हैं। जी पहली बात तो इस बात में सदाकत नहीं है। हम हमारे ख्याल से जिस तरह चर्चिल ने भी कहा था कि जब आप विक्टोरियस हों तो आप यूनानिमस हों, तो हमारे मुताबिक हमारी जीत है क्योंकि अभी तक कौम हमारे साथ है और अब हम एक तरह से अपने आप को ये तनकीद से हटा के हम कह रहे हैं कि ठीक है, हमें पब्लिक हमारे साथ है, उसके बावजूद हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसको कमज़ोरी अगर कोई समझता है तो वो उनकी मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आई हमारी इस जेस्चर की। ये एक एक्चुअली जेस्चर बड़ा अच्छा जेस्चर है, एक सियासी जेस्चर है और अगर हमने अपना पहले कोर्स को तब्दील किया है तो ये अप्रिशिएट होना चाहिए। ये नहीं कि उसको ये समझें वो कि हमारी कोई वीकनेस है या कमज़ोरी है। जो कमज़ोरी समझता है वो खुद कमज़ोर होता है। उनको समझना चाहिए कि ये एक अपोजिशन है और सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट में भी और बाहर भी पार्लियामेंट के। अच्छा, मेरे दो बड़े अहम सवाल मैं चाहूँगा कि क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। एक तो ये बताइए कि क्या वजह है कि पीटीआई बदस्तूर सोलो फ्लाइट पर है और जबकि हम देखते हैं कि कई ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो नाराज़ है हुकूमत से, सियासी जमातें हैं और ग्रुप्स हैं, आप लोग मुत्तहिदा महाज क्यों नहीं बना पा रहे? वो क्यों उसमें नाकाम हो रहे हैं? अगर बन भी जाता है जैसे बना हुआ है आपका, तो वो फाल नहीं है और आप नज़र अकेले ही आते हैं। जी ये भी एक बड़ी अहम स्ट्रेटजी है और मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी पे काम हमें मजीद करने की ज़रूरत है यकीनी तौर पे। और वो ये है कि जब आप अपोजिशन में एक पार्टी होते हैं तो बाकी अपोजिशन की भी बेशक छोटी जमातें हों, बड़ी जमातें हों, आप उनको अपोजिशन को साथ मिला के एक ज़्यादा बेहतर अपोजिशन कर सकते हैं। तो इस पे हमें यकीनी तौर पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो हमारे साथ कोई अपोजिशन नहीं आना चाहती तो हमने तो एक तरह से जिहाद शुरू की हुई है और हम करते रहेंगे। यही हमारे सपोर्टर्स की, हमारे वर्कर्स की डिमांड है। अगर पब्लिक में मैं जाता हूं तो वो यही पूछते हैं कि जनाब आप क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करने देंगे कि हम पहले बाकी अपोजिशन के साथ मिलके एक अलायंस बना के करें। लेकिन आपकी बात जरूर दुरुस्त है कि हमें उस पर काम करना ज्यादा चाहिए। क्योंकि उससे एक ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है। स्ट्रेंथ इन यूनिटी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। दुरुस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी वही आपके जो एक सीनियर रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जब एक फ़ैसला करने में हमें दिक्कत यूँ आ रही है कि इमरान खान से जो है सियासी क़यादत की मुज़ाकरात नहीं हो पाते। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो 2-3 लोग खड़े होते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो उसमें जो है उनके ख़ानदान के अफराद जो हैं, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, उनकी
जो बेगम हैं और उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, वो वाहिद ज़रिया हैं। लेकिन उनका मसला ये कि वो आते ही जो बात होती है इमरान खान से, जो उनको एक हिदायत मिलती है वो आके मीडिया से शेयर कर देती हैं। उन्होंने कहा जी उनको सियासी तरबियत की ज़रूरत है कि पहले वो आकर सियासी क़यादत से बात करें, उसके बाद मीडिया में जाएँ। क्यों इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे? ये कोई इशू है आपकी पार्टी में इस वक्त ऐसा? जी मेरा नहीं ख्याल, ये जो इशू तो ज़रूर है कि क्योंकि मैं खुद जाता हूँ हर हफ्ते में 2 बार, कोशिश होती है कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हो और उनसे जो सियासत पे भी और कानूनी पहलू पे भी और जो पार्टी इश्यूज हैं उन पे भी डिस्कशन हो, और फिर जाके मैसेजेस भी देते हैं, हम अपना डिस्कस भी करते हैं उनके जो मैसेज होते हैं। कुछ मैसेजेस जो हैं वो खुद अनाउंस करते हैं मीडिया को, जब वो मीडिया क्योंकि उधर एक आया होता है, ऑल्दो मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो वहाँ जो कुछ अनाउंस करते हैं वो फिर उनकी चूंकि अनाउंसमेंट होती है तो वो उनकी हमशीरा जो हैं, उनकी जो अहलिया हैं, वो ज़रूर उसको जाके फिर मीडिया पे रिपोर्ट करती हैं। हम खुद कोशिश करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो पहले बाउंस कर लें आइडिया जो है लीडरशिप से, कि ज़ाहिर है कि वो तो घरेलू ख़वातीन हैं और सियासी जो लोग होते हैं वो किसी और तरह से चीज़ें देख रहे होते हैं। इमरान खान को सब चीज़ों को तो नहीं पता, मालूमात की उनके पास रसाई कम है, तो हो सकता है कि उनका जो ऐलान हो वो दुरुस्त ना हो। जी देखिए, ये तो ज़रूर बात है कि उनको इंफॉर्मेशन जो है वो सिलेक्टिव आती है। मसलन एक दिन मैं आपको बताऊं कि उनके पास तो उनको कोई 10 दिन से कोई न्यूज़पेपर ही नहीं मिला था, कोई खबर नहीं मिली थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया था, टीवी पीटीवी उनको मिलती है वो भी बंद थी। तो उनको इंफॉर्मेशन देने में या कंप्लीट करने में कुछ दिन लगे, कुछ मीटिंग्स लगी। तो ऐसा भी होता है उनको जब टॉर्चर किया जाता है इस तरह के, उनको मिलना ना दिया जाए, तो वो उसको यानी कि चैलेंजेस जो है बेशुमार हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन वो कहते हैं जो नक़ाद हैं पीटीआई के कि जी पीटीआई फंसी हुई है इस वक्त मुश्किल में, यकीनन पीटीआई बहुत मुश्किल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी मुश्किल में है, दबाव का शिकार है। और क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी मुश्किल में है। यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक और बहुत सुलगता हुआ मौजू हमारे पेश नज़र होगा, और वो ये कि जी इस मुल्क में अजीब मामलात है कि जो मामलात अरसे पहले तय हो जाने चाहिए और जिनको मसला बनना नहीं चाहिए वो भी मसला बन जाते हैं। अब आप मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मसले को ले लें कि जमीयत उलमा इस्लाम उस पर नाराज़ है, हुकूमत का कुछ और मौक़िफ़ है, हुकूमत ने वादा किया मुकर गई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ? इस मुल्क के अंदर हमेशा कोई ना कोई इशू जो है तरोताज़ा क्यों रहता है? बात करते हैं वक्फे के बाद। तो जनाब, जैसे मैंने वक्फे से पहले अर्ज़ किया था कि जिन मामलात पर हमारा कोई जो है तनाज़ा नहीं होना चाहिए और जो मामलात जो हैं बरसों पहले बल्कि डेकेड्स दहाइयों पहले तय हो जाने चाहिए, वो मसले आज भी पाकिस्तान पे जो है मुसल्लत हैं। उसी में आप देखिए एक बड़ा सादा सा मसला है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन होती है कोई मसला नहीं होता, कॉलेज की होती है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पे क्यों जो है इतना ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हुआ है? और ये समझ में नहीं आता कि जो मामला बज़ाहिर पीटीआई के दौर हुकूमत में तय हो गया था वो दोबारा से क्यों ज़िंदा होकर सामने आ गया। मौलाना फजल रहमान साहब किस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं, उनका क्या मुतालबा है, वो किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं? और हुकूमत जो है उस पर भी बड़ी तनकीद बनती है कि हुकूमत ने यह किया कि उनसे वादा किया, उन्होंने पार्लियामेंट में, सेनेट में, कौमी असम्बली में बिल पास किए, और आप सोचें क्योंकि जल्दबाजी में 33 बिल इकट्ठे पास हो रहे थे तो जनाब उनको पता ही नहीं कि हमने क्या कर दिया। तो बाद में जब पता चला कि जी FATF का मसला हो सकता है, दीगर मसाइल हो सकते हैं, तो हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी। मसला ये कि जी दोनों तरफ से, चाहे हुकूमत का जो एक उसका जिस तरह से उसने अमल किया वो जहाँ पे जो है काबिल तनकीद है, वहाँ पर यह भी समझना होगा कि जी मौलाना किस चीज़ की फरमाइश कर रहे हैं। हमने रहनुमाई के लिए जहमत दी है, बहुत ही जाना माना नाम डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं और जामिया नईमिया लाहौर के नाज़िम आला भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो जनाब मुझे समझाइए कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के इतराज़ात को ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कैसे देखते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया भी है कि वादा किया और फिर मुकर गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ना इस पूरे सवाल का जवाब हल करने के लिए ज़रा माजी में जाना पड़ेगा। 29 अगस्त 2019 इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और वज़ारत तालीम में एक माहिदा हुआ, और वो माहिदा एक हतमी माहिदा था। ये बात माहिदे में लिखी भी हुई थी, और उसमें ये बात भी लिखी हुई थी कि इस माहिदे के बारे में जब तक
कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा उस वक़्त तक ये मदारिस 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे और उसके बाद फिर नए निज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है। अक्टूबर 2019 में DGRE का नोटिफिकेशन हो गया और DGRE इस्लामाबाद में मरकज़ी दफ्तर कायम हुआ और 16 रीजनल कैंपसेस पूरे पाकिस्तान में कायम हुए। हर सूबे में 3-3, आज़ाद कश्मीर में 2 और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी 2। इस तरीके से 16 जो मराकज़ थे मदारिस को रजिस्ट्रेशन करने के वो कायम हो गए। लेकिन दरमियान असना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और वजारत तालीम का जो नया जो एक पूरा का पूरा सेटअप था उसके दरमियान में लॉक आ गए। और ये बात जहन में रहे कि बिजनेस ऑफ रूल्स 1973 में तब्दीली करते हुए वजारत तालीम, वफाकी वजारत तालीम की जो फहरिस्त थी कामों की, उसमें 33 नंबर के ऊपर दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और मामलात को भी शामिल कर दिया गया था। अब जब ये पूरा का पूरा मामला सेटअप हो गया तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी, तो उस ज़िमन में ये बात सामने आई कि कुछ मदारिस की तरफ से ये बात थी कि अगर उन्हें मौका दिया जाए, और मदरसे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटियाँ और बोर्ड नए बन जाते हैं इसी तरीके से मदारिस के बोर्ड भी नए बन जाएं ताकि मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो सके। किसी ने 10 नए बोर्ड्स का क़याम अमल में लाया और उसके नतीजे में हमने देखा कि अभी 2024 के इस महीने दिसंबर तक कमोबेश 14,000 के करीब मदरसे वो नए 10 बोर्ड्स के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। अब मामला ये है कि जो पिछले 5 बोर्ड हैं जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान कहलाते हैं, उनकी तरफ से यह बात देखने और सुनने में मिली कि वो इससे पहले PDM की गवर्नमेंट में भी और उसके साथ साथ अभी 26वीं आइनी तरमीम के झेल में 1860 की सोसाइटी एक्ट में दफ़ा नंबर 21 में तरमीम करवाना चाहते हैं और उस तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान में जितने भी मदरसे होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर होंगे। इस तरीके से तनाज़ा सामने ये आया कि वो 14,000 मदारिस जो कि DGRE में रजिस्टर हो चुके हैं उनका क्या बनेगा? क्या उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी? क्या उन्हें इस नए तरमीमी मुसव्वदे कानून अगर पास हो जाता है, दस्तखत हो जाते हैं, तो क्या उसके मुताबिक उन्हें दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? इस वजह से ये तनाज़ा हमें सामने देखने को मिला। अच्छा, मुझे और इसमें जो कहा जा रहा है कि जी अपना जुमला मुकम्मल कर लें प्लीज़। जी बराए मेहरबानी। जी, जो कि फेटफ के कोई मामलात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि फेटफ के इसमें किसी भी किस्म के मामलात हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को अगर रोकना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो है अकाउंट्स का बैंक में खुलवाया जाना। मदारिस के अकाउंट बैंक में खुलेंगे तो किसी भी किस्म की अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो सामने आएगी। नबी साहब, मैं ख़ता कलामी यूँ कर रहा था कि मुझे कहा जा रहा है कि वक्फ़ा ले लें, वक्फ़ा हम लेते हैं और फिर आकर आपसे वजाहत तलब करते कि जी FATF का जो मामला है वो कहाँ तक जो है एक चैलेंज है और दीगर मामला पर आपसे बात होती है, लेकिन वक्फ़े के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। और डॉक्टर साहब से हम बात करें जी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के तनाज़े पे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जैसे लोग ही समझते हैं, मतलब एक जो आम पाकिस्तानी वो कहते हैं जी तालीमी इदारे को तो ज़ाहिर है कि वज़ारत तालीम में रजिस्टर होना चाहिए, वो क्यों डिप्टी कमिश्नर के पास जाए, वो क्यों मतलब सोसाइटी एक्ट के तहत, तो ये समझाइएगा। और इसमें इतराज़ की क्या बात है कि अगर जनाब जो है वज़ारत तालीम अगर रजिस्टर करती है वही तो उनकी जगह भी बनती है जी रजिस्ट्रेशन की। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक DGRE वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त नहीं था उस वक़्त तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के झेल में होती थी। 2005 और 6 में इसमें दफ़ा 21 का इजाफा करके मदारिस को भी बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया गया। लेकिन जब DGRE बन गया और वज़ारत तालीम के साथ मदारिस का ताल्लुक़ कायम कर दिया गया, तो अब होना यही चाहिए कि मदारिस का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो वज़ारत तालीम में ही होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर कोई स्ट्रीम ये कह रही है या कोई ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं, हमने 1860 के एक्ट के तहत ही जाना है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में
काम करने के 2-3 कानून हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी 2 स्ट्रीम बना लें, एक का ताल्लुक 1800 नईमी साहब, ये कोई अच्छा अमल तो नहीं ना कि कई मतलब पैरेलल अगर निज़ाम होंगे किसी मुल्क में तो मुल्क अच्छा चलता तो नहीं। हमें पहली शिकायत है कि हमारे तालीमी निज़ाम में मतलब ए लेवल अलग है, हुकूमत के स्कूल अलग हैं, प्राइवेट स्कूल अलग हैं, मदारिस अलग हैं, मदारिस में भी आप तफरीक पैदा कर दें तो एक होना चाहिए निज़ाम तालीम उनका रजिस्ट्रेशन का मामला। मदारिस में तफरीक पैदा नहीं होगी जी, मेरी अर्ज़ सुनिए, मदारिस में तफरीक पैदा नहीं होगी, मसला सिर्फ रजिस्ट्रेशन का होगा। और मैं इस ज़मन में ये यकीन रखता हूँ कि जो भी स्ट्रीम मदारिस को ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी और उनके मसाइल को हल करेगी वही पाएगी। अगर DGRE मदारिस के मामलात और मसाइल को हल करने में कामयाब होती है तो मदारिस का सेटअप और मदारिस खुद से अब चाहेंगे कि DGRE में रजिस्टर करवाएं। जिस तरीके से हमने ये देखा कि DGRE में अब तक 18,400 के करीब मदारिस रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 14,000 मदारिस 10 नए बोर्ड के साथ है और 4,400 मदारिस ये वो हैं जो पिछले पुराने 5 बोर्ड के साथ एफिलिएट हैं, उनके यहाँ उनका ताल्लुक है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके कानूनी, मुआशरती और मुआशी मामलात के लिए रजिस्ट्रेशन का होना असल ज़रूरी है। और चूंकि रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुअत्तल हुआ था, जब DGRE का निज़ाम सामने आया। नईमी साहब, एक जो पैगाम जाता है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, कि हमारे मदारिस जो हैं वो किसी भी किस्म की गवर्नमेंट ओवरसाइट के कायल नहीं है। वो चाहते हैं जी हम एक नो मैन्स लैंड हम जो चाहे करें और हमसे कोई पूछे ना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। दुनिया में कहीं सऊदी अरब की अगर आप बात करें और दीगर इस्लामी ममालिक की, कहीं पर मसाजिद में डिब्बे नहीं रखे होते चंदे के, कहीं पर जो है मदारिस में मस्जिदों में नहीं रखे होते। लोग मतलब जो भी देते उसकी रसीद होती है, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। जी देखिए, रजिस्ट्रेशन का कोई भी निज़ाम है उसका एक बुनियादी उनसुर ऑडिट का करवाया जाना है। दुरुस्त, चाहे 1860 की सोसाइटी एक्ट को ले लें, चाहे DGRE के मामले को ले लें, इसमें लाजमी कंपोनेंट ऑडिट का होना है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाएंगे, आपको अपने मदरसे का ऑडिट और तालीमी रिपोर्ट बहर सूरत हर साल पेश करनी पड़ेगी अपने उस सिस्टम में जहाँ पे आप रजिस्टर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मदारिस को ऑडिट करवाए जाने के अमल के अंदर किसी भी किस्म की कोई कबाहत ना है और वो बिल्कुल तैयार हैं होल हार्टली मदारिस के अपने अपने मदरसे के ऑडिट करवाने। नहीं, यकीनन बहुत सारे बड़े मदारिस बिल्कुल दामे दर में सुखने तैयार हैं, लेकिन वो मदारिस भी हैं कि जहाँ पर इल्ज़ाम है कि जनाब फ़िरका वारियत को हवा दी जाती है, इंतहा पसंदी को हवा दी जाती है, जो है रिश्ता नाता जोड़ा जाता है इंतहा पसंदी और मतलब है फिर बाद में इंतहा पसंदी पहला कदम होता है दहशतगर्दी का, तो वहाँ पर भी तो मसला है। और वो बच्चे जो हैं मासूम, उनको उनकी जहन साजी मनफी अंदाज में होती है, उनको गलत इस्तेमाल किया जाता है। नईमी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जादीदा शख्सियत हैं, इसका तदारुक कैसे और जो दुनिया के खदशात हैं आप कैसे दूर करेंगे? जी देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो हमारा कानून है वो इस बात को वाज़ेह करता है कि कहीं पर भी अगर मसलकी तफरीक सिखाई जाती है, मुनाफरत सिखाई जाती है, प्रेजुडिस सिखाया जाता है, तो फिर इंतज़ामिया को इस अमल का इख्तियार है कि वो इन मदारिस को ना सिर्फ बंद करे बल्कि जहाँ कहीं से भी इंतहा पसंदी और शदत पसंदी के सोते फूटते हुए नज़र आ रहे हैं उन मदारिस को कानून के कटहरे में लेकर आएँ और कहीं पर भी कोई उसमें रुकावट नहीं बनेगा। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले के अंदर, अगर हुकूमत ये समझती है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं तो तमाम मदारिस को दहशतगर्द करार न दिया जाए। जो मदारिस हुकूमत के इल्म में हैं, जो दहशतगर्दी के झैल में आते हैं और वो इसमें किसी जगह के ऊपर मुलव्विस हैं, तो फिर उन्हें वाक़यतन हुकूमत को चाहिए कि वो ना सिर्फ रोके बल्कि उनका सद्देबाब भी करे। अच्छा, मुझे क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, 20-30 सेकंड है हमारे पास, अगर आप मुख्तसर जवाब दें कि आप समझते हैं कि मौलाना को मनाया जा सकता है और मौलाना को राज़ी किया जा सकता है, मौलाना फजल रहमान साहब को, कि वो जो नया जो बना है वज़ारत तालीम के साथ वहाँ पर रजिस्टर हो, क्यों सोसाइटी एक्ट के पीछे पड़े हुए वो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब के सामने न सिर्फ एक पिक्चर रखी गई जो कि 5 विफाक इत्तेहाद तंजीमात मदारसे पाकिस्तान की है, बाकी 10 जो नए बोर्ड बनाए गए उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है और एक खलीज कायम हो गई है। इस खलीज को ख़त्म होना चाहिए और मौलाना को ख़ुद भी चाहिए
कि वो जो बाकी मदारिस के रिजर्वेशंस हैं या उनके हवाले से कुछ मामलात हैं तो वो उन्हें लाजमी तौर पे सुने और एक इमिकेबली एक ऐसा कानून दोबारा से पेश किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पहले एक मोनोपोली थी 5 बोर्ड्स की, अब वो 5 से बकौल आपके 15 हो गए, तादाद ज़्यादा हो गई, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गए। तो ये तो नहीं जो पुराने बोर्ड हैं वो कह रहे हैं जनाब नए निज़ाम के तहत तो हमारी जो मोनोपोली थी ख़त्म हो गई, अब तो जिसका चाहे एक बोर्ड बना ले। तो ये तो उनका मेरे ख्याल में कहीं पे बैक ऑफ द माइंड ये इशू तो नहीं है उनके पास। ये तो इन पुराने जो बोर्ड्स हैं उनके रहनुमा ही इस बारे में वजाहत दे सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जब हुकूमत हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो फिर पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहने में हक बजानिब होनी चाहिए कि जी आपने हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी कायम करके हमारे स्टूडेंट्स को कर्टेल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन जो है बोर्ड्स के दरमियान खलीज नहीं पैदा होनी चाहिए और बोर्ड्स और हुकूमत के दरमियान खलीज पैदा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो है इतना सास मौजू है, हम लोगों ने बना भी दिया है उसको, उसमें इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो मदारिस के हमारे बच्चे हैं जो लाखों की तादाद में हैं, जैसे भी बताया 18,700 रजिस्टर्ड जो है मदारिस हैं, उन बच्चों का भी हक़ है कि उन्हें अच्छी तालीम मिले। जहाँ दीनी तालीम मिलती है वहीं पर उन्हें जदीद तालीम भी मिले, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिले, ताकि वो पाकिस्तान के कारामद शहरी बन सकें और पाकिस्तान को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा कर सकें। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।